साथियों नमस्कार। स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी और बीबीए जैसे पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स में हिंदी भाषा और संस्कृति एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल है। इसी विषय की एक महत्वपूर्ण इकाई के अंश के रूप में रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध निबंध जो सांस्कृतिक निबंध है, भारत एक है, को भी शामिल किया गया है। इस वीडियो में आज हम इसी निबंध के शेष भाग को समझने का प्रयास करेंगे। इस देश में वेयर फूड का भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण है। बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाड़ों के गुण अनेक हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहाँ रहते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ और बड़े बड़े पहाड़ जहाँ होते हैं, वहाँ देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतीयता या क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। यह देश है बहुत विशाल। इसके उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में श्रीलंका या सिलोन का नमूना शुरू हो जाता है। चेरापूंजी भी इसी देश में है, जहाँ साल में 500 इंच से अधिक वर्षा होती है, और थार की मरुभूमि यानी रेगिस्तान भी यही है, जहाँ वर्षा होती ही नहीं, और होती भी है तो नाम मात्र को होती है। धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर बसने वाले लोगों के शरीर और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। जलवायु से हमारा शरीर भी प्रभावित होता है और हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। पहाड़ और रेगिस्तान की जिंदगी जरा मुश्किल होती है। यही कारण है कि उनमें बसने वाले लोग आजाद तबीयत के होते हैं, क्योंकि प्रकृति की कठिनाइयों को झेलते झेलते उनका शरीर कड़ा और मन साहसी और निर्भीक हो जाता है। भारतीय इतिहास में राजपूतों और मराठों की वीरता जो इतनी प्रसिद्ध हुई, उसका एक कारण यह भी है कि बचपन से ही मराठों को पहाड़ी तथा राजपूतों को पहाड़ी और रेगिस्तानी दोनों ही प्रकार के जीवन से संघर्ष करने का मौका हासिल था। इसके विपरीत नदियों के पठारों में रहने वाले लोग किसान तबीयत के हो जाते हैं, क्योंकि पठार की जमीन उपजाऊ होती है और वहां रहने वालों को जीने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान वैसे तगड़े नहीं होते जैसे राजस्थान के राजपूत या उत्तर पश्चिमी भारत के औसत सिख और पठान लोग होते हैं। जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे, ओढ़ावे और खान पान में भी भेद हो जाता है। यह हम जानते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो भेद भारत में बहुत ही प्रत्यक्ष हैं। असल में इन भेदों को मिटाकर अगर हम कोई एक राष्ट्रीय ढंग चलाना चाहें तो उससे अनेक लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर हम रोटी और उड़द की दाल अथवा रोटी और मांस को देश का राष्ट्रीय भोजन बना दें तो पंजाबी लोग तो मजे में रहेंगे, लेकिन बिहारी और बंगाल के लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये कानून बना दें कि हर हिंदुस्तानी को चप्पल पहनना ही होगा तो कश्मीर के लोग घबरा उठेंगे, क्योंकि पहाड़ पर चलने वालों के लिए पाँव में चप्पल ठीक ठाक नहीं चल सकते। पहनावे ओढ़ावे में भी जगह जगह भिन्नता मिलती है और पोशाकें भी जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही यहाँ तरह तरह की फैली हुई है। मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई है, और इनके कारण यानी अनेक भाषाओं के कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं। उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच बहुत संपर्क है, खूब संपर्क हुआ है, इसलिए वहां भाषा भेद की कठिनाई नहीं अखरती। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला जाए और वह अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य की भाषा नहीं जानता हो, तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। भाषा भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। भाषा भेद की यह जो समस्या है हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय एकता में पहले यह बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था। पहले यह प्रमुख बाधा थी, पहाड़ और नदियां। मगर अब
विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से वह बाधा दूर हो गई है। नदियों और पहाड़ों की बाधाएं अब दूर हो गई है विज्ञान के साधनों के कारण। आज अगर देश के एक कोने में अकाल पड़ता है तो दूसरे कोने से अनाज वहां तुरंत पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार पहले जब देश के एक कोने में विद्रोह होता था तब दूसरे कोने में पड़ा हुआ राजा जल्दी से फौज भेजकर उसे दबा नहीं सकता था और विद्रोह की सफलता से देश की एकता टूट जाती थी। लेकिन आज तो देश के चाहे जिस कोने में भी विद्रोह हो, हम दिल्ली से फौज भेजकर उसे तुरंत दबा सकते हैं। प्राकृतिक बाधाएं खत्म हो गई है। यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है जितनी विशाल रामायण, मौर्य और मुगल जमानों में भी कभी नहीं हुई थी। विशाल हमारी एकता आज हो गई है। अब भी जो क्षेत्रीय जोश या प्रांतीय मोह बाकी है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इस जोश को पालने वाली प्राकृतिक बाधाएं अब शेष नहीं रहने वाली है या अब शेष नहीं है। मगर भाषा भेद की समस्या जरा कठिन है और उसका हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा का अच्छा प्रसार हो जाए। सौभाग्य की बात है कि इस दशा में काम शुरू हो गए हैं और कुछ समय बीतते बीतते हम इस बाधा पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यह तो हुई भारत की विविधता की कहानी। अब जरा यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस विविधता के भीतर हमारी एकता कहाँ छिपी हुई है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि यद्यपि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, जिनमें 14 भाषाएं, जब यह निबंध लिखा गया होगा तो हमारे संविधान में 14 भाषाओं को स्थान था, लेकिन वर्तमान में ये भाषाएं संविधान सम्मत भाषाएं 22 हो चुकी है, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकृति दे रखी है। किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है तथा हम प्रायः एक ही तरह के विचारों और कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी भाषा में साहित्य रचना करते हैं। वह हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी और संस्कृत, कोई सी भी भाषा हो, हम उसमें साहित्य रचना करते हैं, लेकिन उनकी कथा वस्तु और उनमें समाविष्ट विचार प्रायः एक ही तरह के हुआ करते हैं। रामायण और महाभारत को लेकर भारत की प्राय सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलेगी। इसके सिवा संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो साहित्य लिखा गया था उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। अतएव भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि फारसी लिपि को छोड़ दें, फारसी लिपि को छोड़कर उसको छोड़ दिया जाए तो भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला एक ही है, यद्यपि वह अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। वर्णमाला सभी भाषाओं की एक है, लेकिन लेखन के लिए जो प्रयुक्त होती है वे लिपियां सबकी अलग अलग है। जैसे हम हिंदी में क, ख, ग आदि अक्षर पढ़ते हैं, ये वर्ण है, वैसे ही ये अक्षर, ये वर्ण भारत की अन्य लिपियों में भी पढ़े जाते हैं। लिपि अलग होने के बाद भी वर्ण लगभग यही है, यद्यपि उनके लिखने का ढंग और है, भिन्न है। हमारी एकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उत्तर या दक्षिण चाहे जहां भी जाएं, आपको जगह जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। एक तरह के आदमियों से मुलाकात होगी जो चंदन लगाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास करते हैं और जो नई रोशनी को अपना लेने के कारण इन बातों को कुछ कुछ शंका की दृष्टि से देखते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की जो उनकी दृष्टि है, वही स्वभाव और वही दृष्टि, जीवन को देखने की वही दृष्टि और वही स्वभाव जो उत्तर वालों का है, दक्षिण वालों की भी वही है। भाषा की दीवार के टूटते ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच कोई भी भेद नहीं रह जाता और वे आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। असल में भाषा की दीवार के आर पार बैठे हुए भी वे एक ही हैं। वे धर्म के अनुयायी और संस्कृति की एक विरासत के भागीदार हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक होकर लड़ाई लड़ी और आज उसकी पार्लियामेंट और शासन विधान भी एक है। और जो बात हिंदुओं के बारे में कही जा रही है, वही बहुत दूर तक मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है। देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर जहां एक धर्म को लेकर एक तरह की आपसी एकता है, वहां वे संस्कृति की दृष्टि से
हिंदुओं के भी बहुत करीब हैं, क्योंकि ज्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज भी हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। इसके सिवा अनेक सदियों तक हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं और इस लंबी संगति के फलस्वरूप, इस लंबे साथ के फलस्वरूप उनके बीच संस्कृति और तहजीब की बहुत सी समान बातें पैदा हो गई है, जो उन्हें दिनों दिन आपस में नजदीक लाती जा रही है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस निबंध भारत एक है का शेष भाग इस सीरीज के तीसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस शिक्षा और संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के और वीडियो आपको समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।